बिजनेस और कॉर्पोरेट दुनिया का एक ध्रुव तारा आज हमारी नजरों से ओझल हो गया। रतन टाटा हर उस इंसान के लिए प्रेरणा की अविरल धारा बने रहेंगे जो बिजनेस की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपने कारोबार को तमाम मुश्किलों से निकालते हुए कॉन्ग्लोमरेट में बदलना चाहता है, और हर इंसान के लिए भी जो अपनी कमाई हुई दौलत से अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। पद्म विभूषण रतन टाटा के लिए एनडीटीवी ग्रुप की तरफ से हमारा असली ट्रिब्यूट यही होगा कि आज हम उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छुएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की युवा पीढ़ी उनसे क्या क्या सीख सकती है। अट्ठाईस दिसंबर 1937 को मुंबई में टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा और उनके भाई जिमी टाटा का बचपन काफी लग्जरी के साथ बीता। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें स्कूल भेजने के लिए रॉयल्स रॉय कार रखी गई थी। रतन टाटा की परवरिश में उनकी दादी नवाज बाई का अहम रोल रहा। कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्ट्रॉन्ग वैल्यूज का पाठ सिखाया और डिसिप्लिन के मामले में काफी सख्त लेडी थी। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने उन्हें याद करते हुए बताया कि बचपन में वो काफी प्रोटेक्टेड थे और उनके दोस्त भी काफी कम ही थे। खैर, वक्त बीता और ग्रेजुएशन के लिए रतन टाटा को अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में भेजा गया, जहां से उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। 1962 में भारत आए तो रतन टाटा के पास आईबीएम में नौकरी का ऑफर था, लेकिन टाटा परिवार के एक और विजनरी बिजनेस लीडर और तब के टाटा ग्रुप के चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा इस बात से खुश नहीं थे। रतन टाटा ने एक बार उस वाकये को याद करते हुए बताया कि जे.आर.डी. टाटा ने मुझसे कहा कि ये ठीक नहीं है कि आप इंडिया में रहते हुए आईबीएम में काम करें। मैं तब आईबीएम के ऑफिस में था जब उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे मेरा रिज्यूमे मांगा, जो कि मेरे पास नहीं था। एक शाम मैंने उनके ऑफिस में मौजूद एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर का इस्तेमाल किया और अपना रिज्यूमे बनाकर जे.आर.डी. टाटा को दिया। इसके बाद रतन टाटा को ग्रुप की प्रमोटर कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गई। शुरुआती 6 महीने उन्होंने टेल्को में बिताए। ये वो कंपनी है जो आज टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है। इसके बाद 1963 में उन्होंने टिस्को ज्वाइन किया, जिसे आज आप टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का ऐतिहासिक और हमेशा के लिए मिसाल बन जाने वाला करियर शुरू हो चुका था। अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए, उन्हें संवारते हुए रतन टाटा आगे बढ़ते जा रहे थे और 1974 में उन्हें टाटा सन्स के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और 1983 में उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, जिस प्लान ने टाटा ग्रुप को शेप करने में बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद 1986 से 89 के बीच एयर इंडिया के चेयरमैन भी रहे। फिर वो दिन भी आया जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 25 मार्च 1991 को रतन टाटा टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर काबिज हुए। इसी साल देश की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन शुरू किया गया और इसी के साथ रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में रीस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप फलने फूलने लगा। ग्रुप की कंपनियों का विस्तार हुआ और ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ने लगी। इस दौरान 1999 का एक वाकया कॉर्पोरेट घरानों के किस्सों के नाम पर अक्सर सुनाया जाता है। तो बात ये थी कि 1999 में रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने अपना पैसेंजर व्हीकल कारोबार बेचने का फैसला किया। वजह थी इंडिका कार की अच्छी बिक्री न होना और इस कार से टाटा ग्रुप को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। रतन टाटा और ग्रुप के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने रुख किया अमेरिका में फोर्ड मोटर्स का। मीटिंग हुई। फोर्ड के अधिकारियों ने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस खरीदने पर हामी भी भरी, लेकिन साथ में टाटा ग्रुप के ऑफिशियल्स को ये भी कह दिया कि अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं थे तो आपने पैसेंजर कार बिजनेस शुरू ही क्यों किया। हम अगर आपका बिजनेस खरीदेंगे तो ये आपके ऊपर एक एहसान ही करेंगे। कहते हैं कि कमान से निकले तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं हो सकती। ये बात फोर्ड के अधिकारियों को तब ध्यान रखनी चाहिए थी, क्योंकि वक्त बीता और 2008 में रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने फोर्ड का जैगुआर लैंड रोवर डिवीजन ही खरीद लिया। $2.23 बिलियन की इस डील के बाद फोर्ड के चेयरमैन को उल्टा ये कहना पड़ गया कि ये डील उनके लिए काफ़ी अहम थी और टाटा ग्रुप ने JLR डिवीजन खरीदकर उन पर एक एहसान किया है। इसी दौरान टाटा ग्रुप ने कई और एम्बिशियस एक्विजिशंस किए, जिनमें चाय का ग्लोबल ब्रांड टेटली और कोरस स्टील भी शामिल थे।
2008 में ही रतन टाटा ने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत की जमीन पर उतारा। इस प्रोजेक्ट का नाम आपको जरूर याद होगा, टाटा नैनो द लखटकिया कार, जिसे बनाने के पीछे रतन टाटा का उद्देश्य कम खर्च में भारत के मिडिल क्लास परिवारों को बेहतर लाइफस्टाइल देना था। इसी साल यानी 2008 में ही रतन टाटा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले साल 2000 में ही उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जा चुका था। रतन टाटा का कद इतना बड़ा हो चुका था कि कई देशों ने अपने पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया। कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट भी दिया। टाटा ग्रुप में 50 साल बिताने और ग्रुप को ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट में बदलने के बाद 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया और इसके बाद चेयरमैन एमेरिटस पद पर रहते हुए ग्रुप का मार्गदर्शन करने लगे। इसी साल टाटा ग्लोबल कॉफी ब्रांड स्टारबक्स को भी भारत लाया। 2022 में रतन टाटा ने भारत सरकार से एयर इंडिया को खरीदकर दोबारा टाटा ग्रुप का हिस्सा बना दिया। आज टाटा ग्रुप की 26 बड़ी बड़ी लिस्टेड और कई अनलिस्टेड कंपनियां हैं जो करीब 100 देशों और 6 महादेशों में कारोबार कर रही हैं। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का ही वैल्यूएशन है, जिससे आप इस ग्रुप की मैग्नानिमिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आज जब रतन टाटा नहीं हैं तो देश के करोड़ों लोग उनकी कमी महसूस कर पा रहे हैं, शोक में हैं। देश दुनिया के तमाम लीडर्स, गूगल जैसे बड़े बिजनेसेस के टॉप हेड्स उन्हें याद कर रहे हैं। कोई रतन टाटा के मार्गदर्शन को याद कर रहा है, कोई उनके विजन और डेडिकेशन को, तो कोई उनके कंपैशन को। रतन टाटा का जाना यूं तो पूरे देश की क्षति है, मगर देश के स्टार्टअप्स वर्ल्ड को उनकी कमी बहुत ज्यादा खलेगी। उन्होंने अपस्टॉक्स, कार देखो जैसे करीब 45 स्टार्टअप्स में शुरुआती पैसा लगाया। हैरानी की बात यह है कि राइवल लेंस कार्ड जैसी कंपनी में भी निजी क्षमता में उन्होंने निवेश किया। ये स्टार्टअप टाटा ग्रुप के टाइटन के कंपटीशन में था, मगर रतन टाटा जानते थे कि युवा देश का भविष्य हैं और उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करने से ही देश का विकास होगा और उद्यम के लिए हेल्दी इकोसिस्टम बना रहेगा। ध्यान देने की बात यह भी है कि ये निवेश रतन टाटा ने तब किया जब ये स्टार्टअप्स अपने सेक्टर में लीडर्स नहीं थे, यानी ये जब अपनी शुरुआती दौर में ही थे। इन कंपनियों में अर्बन कंपनी, कैश करो, ब्लू स्टोन और ट्रैक्सन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये एक ऐसा दौर है जब इंसान का इंसान से जुड़ाव मुश्किल है। इस दौर में भी रतन टाटा इंसानियत की एक अलग ही पंक्ति में खड़े दिखाई दिए। दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का जुनून रतन टाटा के साथ उनकी आखिरी सांस तक रहा। रतन टाटा का नाम देश दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में शुमार किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और न जाने और कितने ही ऐसी इंसानी जीवन के पहलू हैं जिन्हें रतन टाटा ने अपनी चैरिटी से लगातार बेहतर बनाया है। रतन टाटा की एम्पैथी सिर्फ इंसानों की तरफ ही सीमित नहीं थी, उनका पेट्स के साथ स्पेशल बॉन्ड जग जाहिर है, खास तौर पर डॉग्स को लेकर। उन्होंने मुंबई में स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल की शुरुआत की। ये उनकी जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट रहा। 98,000 स्क्वायर फीट में बना ये अस्पताल 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। अपने जीवन के अंतिम साल में भी उन्होंने सपने देखने बंद नहीं किए। कुछ बदलाव करने का जुनून उम्र की दहलीजों को नहीं मानता। ये उन्होंने साबित कर दिया जब उन्होंने अपने यंग फ्रेंड शांतनु नायडू के बुजुर्गों की मदद से जुड़े स्टार्टअप गुड फेलोज को सपोर्ट किया और अपने आखिरी पड़ाव में भी हजारों जिंदगियों को छुआ। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में देश ने रतन टाटा के रूप में एक बेशकीमती रतन खोया है। ऐसा रतन जो अब शायद कहीं दूर से अपनी चमक बिखेरेगा और देश की युवा पीढ़ी, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स की दुनिया को रोशन करेगा और निरंतर गाइड करता रहेगा। अलविदा रतन टाटा।